अब हम लोग पार्ट 3 की तरफ आए हैं, जो चैप्टर 2 का पार्ट 3 है। सबसे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने सॉल्व प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ लिया था। सेकंड जो वीडियो था उसके अंदर हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। अब जो थर्ड वीडियो है उसके अंदर हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी JHF एंड या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार भी इसको कहा जाता है। देखिए, यह भारत का सबसे पुराना व्यवसाय का स्वरूप है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि भारत में सबसे पुराना व्यवसाय का स्वरूप कौन सा है, और ऑप्शंस ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। तब आपको जो टिक करना है, यानी आपको जो सही आंसर है वो होगा JHF या HUF फैमिली बिजनेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? It refers to that form of business organization under which all the members of JHF carry a business under the control of मुखिया और कर्ता in the family। यानी एक ये व्यवसाय संगठन का एक ऐसा बिजनेस का प्रारूप है जिसके अंतर्गत जो है आर द मेंबर ऑफ द JHF फैमिली, जिसके अंदर मेंबर कौन होते हैं? उसी परिवार के सदस्य, अंडर द कंट्रोल ऑफ मुखिया, और उनका जो कंट्रोल होता है, जो उनको जो नियंत्रित रखता है, या जो उसका जो मेन जो मालिक होता है बिजनेस का, वो कौन क्या होता है? मुखिया। और मुखिया को क्या या तो मुखिया कह दीजिए, या फिर उसे क्या कहा जाता है? कर्ता, KARTA, कर्ता ऑफ दी फैमिली। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू विभाजित परिवार या संयुक्त हिंदू परिवार एक ऐसा एक बिजनेस का प्रारूप है या फॉर्म है जिसके अंतर्गत उसी परिवार के सदस्य उसके मेंबर होते हैं, और जो मुखिया होता है वह क्या होता है? कर्ता। और मुखिया कौन होगा? परिवार का सबसे एल्डेस्ट मेंबर। ध्यान रखिएगा, यानी परिवार का जो सबसे बड़ा जो व्यक्ति होगा परिवार में, वह व्यक्ति ही इसका मुख्य कर्ता होगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब हम इसके देखते हैं फीचर्स। देखिए, वापस वही बात है कि जो फीचर्स मैगिट्स और डिमैगिट्स से कहीं ना कहीं पे हम लोग इनको वापस एक तरह से रिवाइज ही कर रहे हैं। किससे? सॉल्व से और प्रोप्राइटरशिप से, यानी एकाकी व्यवसाय से और साझेदारी से। देखिए, सबसे पहले निर्माण, यानी इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जॉइंट हिंदू फैमिली का। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली का जो फॉर्मेशन है वो होता है हिंदू लॉ के अनुसार। किसके अनुसार? हिंदू लॉ के अनुसार, यानी भारतीय जो हिंदू अधिनियम है उसके तहत इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई अनुबंध की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही इसके अंदर जो परिवार का जो सदस्य होगा वो कैसे इसका सदस्य बनेगा? बाय बर्थ, यानी जैसे ही परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, वह बच्चा यदि उसका जो परिवार है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की करता है या में है, तो उस परिवार में जैसे बच्चे का जन्म होता है वह बच्चा उस परिवार का एज ए मेंबर बन जाएगा। परिवार के मेंबर के साथ में किसका मेंबर बनेगा? जॉइंट हिंदू फैमिली का। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन काफ़ी इजी है, और जो फॉर्मेशन होता है किस लॉ के तहत होता है? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। इसके बाद है इसका दायित्व, लायबिलिटी। देखिए, लायबिलिटी के अंदर दो पार्ट होंगे, ध्यान दीजिएगा। जो लायबिलिटी है वो एक तो होगी मेंबर्स की और एक होगी कर्ता की। ठीक है, देखिए, लायबिलिटी दो की है, एक मेंबर्स की और एक कर्ता की है। तो जो मेंबर्स हैं इनकी तो लायबिलिटी कौन सी होगी? अनलिमिटेड। कौन सी होगी? अनलिमिटेड, यानी कि वो किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। और जो कर्ता है इसकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसके अंदर जो है कर्ता जो है वो एक तरह से मैंने आपको उसमें बोल दिया, जो मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो तो क्या होगी? लिमिटेड। और जो इसका जो कर्ता होगा, यानी जो मुखिया होगा, जो परिवार का सबसे एल्डेस्ट पर्सन होगा, उसकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी? अनलिमिटेड। ठीक है, ये इसका एकदम सही वापस मैंने आपको बता दिया है। तो जो कर्ता है उसका दायित्व अनलिमिटेड होगा, और जो मेंबर्स हैं उनका दायित्व लिमिटेड होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखने योग्य थी। इसके बाद है निरंतरता, कंटिन्यूटी। ये इसका क्या है? विशेषता है।
देखिए परिवार के अंदर जो मुख्य कर्ता होगा वो सबसे एल्डेस्ट जो मेंबर है वो होगा। एल्डेस्ट मेंबर की डेथ होने के बाद में या उसको बीमार होने के कारण जो परिवार का जो सेकंड नंबर का जो एल्डेस्ट होगा वही उस परिवार का मुखिया या कर्ता बनेगा। यहाँ पे ये बात है। तो इस प्रकार से इसकी जो कंटिन्यूटी यानी कि जो व्यवसाय की जो बिजनेस की जो निरंतरता है वो बनी हुई रहती है। ठीक है, यानी आपको जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो एक वो डीमेरिट सी वो इसके अंदर वो क्या है, इसके अंदर मेरिट में आ जाती है। ठीक है, कि व्यवसाय को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, यानी वो अपने एक तरह से कर्ता मुखिया के द्वारा अपनी उसकी जो व्यवसाय है उसको निरंतर चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल। अब कंट्रोल किसका होगा इसके अंदर? कर्ता का। किसका होगा? कर्ता का, क्योंकि और वो कौन होगा? परिवार का सबसे एल्डेस्ट मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट नाबालिग सदस्य। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जब इस परिवार का जो सदस्य होंगे यानी जो बिजनेस के अंदर जो मेंबर होंगे वो बाय बर्थ ही इसके मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो जो नाबालिग सदस्य हैं वो भी इसके अंदर सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं बाय बर्थ ही। और बाकी जो सोल और जो हम लोग पार्टनरशिप पढ़ के आए उसके अंदर माइनर को बिल्कुल भी अलाउ नहीं था उसको बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, सोल वैसे भी बिजनेस कर नहीं सकता जो माइनर है, और इसके अलावा जो पार्टनरशिप है उसके अंदर भी जो है वो सोल को यदि पार्टनरशिप डीड ये अलाउ नहीं करती है कि कोई भी माइनर जो है वो उसका मेंबर उसको पार्टनरशिप में एज ए मेंबर बनाए। कुछ हैं इसके टर्म्स, वो आगे आप लोग जो हैं डीपली आपने पढ़ लेंगे। उसके अंदर जो कुछ हैं टर्म्स ऐसे जहाँ पे हो सकता है तो पार्टनरशिप के अंदर माइनर हो सकते हैं, वो आगे हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बाकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फीचर्स इसके समझ में आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं इसके आगे की तरफ, इसके मेरिट्स, इसके गुणों की तरफ कि संयुक्त परिवार जो है, संयुक्त हिंदू परिवार है, उसके मेरिट्स या गुण क्या क्या हैं। सबसे पहले देखिए प्रभावशाली नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल। अब जो मेंबर्स हैं इसके अंदर जो करता है उसके पास में क्या होता है, पूरे के पूरे अधिकार होते हैं। इसके सदस्यों में आपसी मतभेद भी नहीं होता क्योंकि उनमें जो डिसीजन लेने का जो पावर है वो किसके पास में? कर्ता के पास में। तो एक तरह से जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वो किसके हाथों में होता है? कर्ता के हाथों में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो नियंत्रण है यानी जो कंट्रोल है वो काफ़ी इफेक्टिव, पावरफुल रहता है। नेक्स्ट स्थायित्व। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एक ये गुण भी है क्या कि परिवार के सदस्य की डेथ होने पे, जो कर्ता है उसके सदस्य की डेथ होने पे या परिवार के किसी भी सदस्य की डेथ होने पे बिजनेस को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है संचालन के लिए। ठीक है, उसकी एब्सेंस में भी वो वर्क कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यवसाय है वो उसकी स्टेबिलिटी कंटिन्यू चलती रहती है। आगे आपको समझ में या? ठीक है, और ये मैंने आपको बताई है कि ये जो व्यवसाय है वो कंटिन्यू चलता ही रहता है पूर्वजों के टाइम से भी। ठीक है, यानी पीढ़ी वाला जनरेशन के टाइम का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह के जनरेशन के द्वारा बिजनेस चलता रहता है। तो इसमें इस वाले बिजनेस में क्या होती है? एक स्थायित्व का गुण होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सदस्यों का सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। ये भी इसका एक गुण है कि जो कर्ता के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं या कर्ता के द्वारा व्यवसाय में जो क्रियाएं की जाती है उससे यदि किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान या रिस्क जो है वो सारी की सारी रिस्क किसकी होगी? कर्ता की होगी। और उसका दायित्व तो क्या होगा? अनलिमिटेड। और जो मेंबर्स हैं उनका दायित्व क्या होगा? लिमिटेड होगा। ठीक है, इसके बाद है निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि, कंसिडरेशन एंड कोऑपरेटिव। देखिए क्योंकि सदस्य जो हैं वो एक साथ मिलकर व्यवसाय चलाते हैं इसलिए एक दूसरे के प्रति ये क्या होते हैं? अधिक निष्ठावान होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं? ज़्यादा फेथफुल भी होते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य हमारे ही परिवार को क्या मिलेगा? प्रॉफिट, बेनिफिट। ठीक है, लॉयल्टी। तो यहाँ पे जो हर व्यक्ति है वो अपने बिजनेस के प्रति क्या, मेंबर जो है अपने बिजनेस के प्रति क्या होता है? लॉयल बना हुआ होता है। ठीक है, तो फेथफुलनेस और कोऑपरेशन, इस प्रकार का दोनों का बिजनेस जो है एचएफ में साथ साथ चलता है। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स आपको अब तक जो है क्लियर हो गए। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट 3 पॉइंट, सीमित साधन, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ से लिमिटेड रिसोर्सेज से मतलब है कि क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस का जो फॉर्म था वो है पुराने यानी पैतृक टाइम का, एंसेस्ट्रियल टाइम का।
तो जो जितना उनके पास में जो पुराने समय से जो उनके बिजनेस है, जितना उनके पास में चला आ रहा है या अब तक की जनरेशन ने जितना उनको गेन कर रखा है, उतना ही वो अपने बिजनेस के अंदर लिमिटेड सोर्सेज अपनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट है कर्ता का असीमित दायित्व। देखिए यहाँ पे तो सीमित दायित्व किसके लिए अच्छा था, मेंबर के लिए, लेकिन डीमैगेट्स किसके लिए हो गई, कर्ता के लिए। क्यों? क्योंकि उसका जो दायित्व किस प्रकार से है, अनलिमिटेड है। किसी व्यवसाय की सारी जोखिमें, सारी हानियों को वहन करने का मुख्य जो भार होगा वो किसके ऊपर होगा, कर्ता के ऊपर होगा। इसलिए उसका जो दायित्व है वो क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, इसके बाद है केंद्रीकरण से हानि, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी डिसएडवांटेजेस है। ये क्या है, मतलब क्या हुआ कि परिवार के सदस्यों के बीच में कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई बार झगड़े हो जाते हैं इसी बात को लेके कि जो मुख्य पावर है, जो मेन जो पावर ऑफ अटर्नी है वो किसके हाथ में है, कर्ता के हाथों में है। इस वजह से कई बार परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच में वैचारिक, ठीक है, और पोजीशंस वाले यानी एक जो लेवल है उसको लेके कई बार मतभेद भी होते हैं, और ये इस बिजनेस को एक तरह से लॉस की और ये बिजनेस की गुडविल को इफेक्ट करने की और भी बहुत भारी नुकसान की तरफ में ले जाता है। ठीक है, तो केंद्रीकरण से आने वाली पॉइंट भी आपको आ गया समझ में। इसके बाद लास्ट पॉइंट है सीमित प्रबंध कौशल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, क्योंकि इसके अंदर जो मुख्य काम कौन करता है, कंट्रोल किसके हाथ में होता है, कर्ता के हाथों में होता है। तो कर्ता के अंदर जितनी ज़्यादा स्किल होगी, जैसे सॉल्व के अंदर भी क्या था, मुख्य करने वाला कौन था, सॉल्व प्रॉपर्ट है, तो उसकी जितनी नॉलेज, उसमें जितना कैपेसिटी है वो उतना ही डिसीजन करता और उतनी पावर के अंतर्गत वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करवाता था। तो यहाँ पर भी जो करता है वो लिमिटेड जो इसमें जितना दक्ष होगा, उतना कौशल होगा, वो उतना ही उसको यूज़ करता है और अपने बिजनेस को आगे की ओर बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आपने अब तक हमने इसके बारे में, JHF के बारे में पूरा आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी छोटा पार्ट था, काफ़ी इजी पार्ट था, और एग्जाम्स के अंदर कई बार इसमें से इसकी जो है या तो फीचर्स या इसके मैगेट्स और डीमैगेट्स दोनों साथ में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर कोई ज़्यादा यूजफुल आपको जो बात है वो बताने लायक नहीं थी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं, तो आप अपनी बुक से एक बार इनको पढ़िएगा और इसको एक बार पॉइंट्स को वापस अपने हिसाब से जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।